हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग अपने डीपीपी का डीपीपी 20, 21, 22, 23, 24 5 डीपीपी करेंगे। ठीक है, ट्राई करूंगा कि लगातार करा दूं। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ताकि 2 वीडियो ना डालनी पड़े। ठीक है, जहाँ पे नीड होगा कैलकुलेटर का भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे नीड नहीं होगा तो ऐसे सीधे करवा लेंगे। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, जितने भी सही होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तुम देखो बाकी लोगों से कंपीट तुम कैसे कर पा रहे हो। कोई बच्चा अगर मान के चलो आज कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से कोई बच्चा 45 कर रहा है, तुम 40 कर रहे हो, तो 5 क्वेश्चन कम किए ना उससे, तो कंपीट करो उससे। कहाँ तुमसे गलतियाँ हो जा रही हैं, तुम गलती कर दे रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मन में रखो। मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करो। कंपटीशन नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा। देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं पूरे के पूरे सही करते हैं, अच्छा लगता है मुझे भी यार, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर कोई बच्चा मान लो कोई बच्चा अगर लेंस वाले 15 के 15 क्वेश्चन सही कर दिया डीपीपी के, तो तुम्हें क्या लगता है उसके लेंस से क्वेश्चन कभी गलत होंगे? उससे कभी नहीं गलत होंगे उसके एग्जाम में, कभी पेपर में आएगा तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सेकंड, चलो ये डीपीपी नंबर 20 हमारा। ठीक है, 80 में से 40 पहले करवा रहे हैं, 40 बाद में करवा रहे हैं। 39 में से डीपीपी नंबर 20 हमारा। ठीक है, चलो थोड़ा तेज़ी रखूँगा, जहाँ ज़रूरी होगी वहाँ स्लो हो जाएंगे, नहीं तो तेज़ी रखेंगे। ठीक है, देखो कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी एक्स है गिवन बाई 2k³ L² अपॉन m √n। ठीक है, परसेंटेज एरर दे रखा है, L में 1%, M में 2%, सॉरी K में 1%, L में 2%, M में 3%, N में 4%। कह रहा है इस x में कितना वैल्यू अनसर्टेन, मतलब कितना एरर होगा, ये पूछ रहा ना। हमेशा ध्यान रखना, एरर इज ऑलवेज एडिटिव। ठीक है, 2 पे कर लेंगे इसको, बस। ठीक है, क्या होता है एरर हमेशा क्या होता है, एडिटिव होता है। एरर को हमेशा जोड़ते हैं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर x इजकल टू 2k³ L² अपॉन m √n लिखा है तो तुम क्या लिखोगे, डेल्टा x बाई एक्स इजकल टू हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, जो पावर होता है आगे जाता है। 3 इंटू डेल्टा k बाई के प्लस 2 इंटू डेल्टा l बाई एल प्लस। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो ये तो 2 कांस्टेंट था तो इसको पहले निकाल दिए बाहर। 3 जो पावर होता है आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई होता है। 3 डेल्टा k बाई के प्लस 2 डेल्टा l बाई एल प्लस के प्लस m। अब m नीचे है तो कुछ बच्चे ऊपर करते हैं तो निगेटिव लगा देते हैं, कभी मत लगाना। एरर्स हमेशा एडिटिव होता है, तो हमेशा ऐड ही करना होता है। m पे कुछ पावर है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू डेल्टा m बाई एम प्लस √n। n का मतलब क्या हुआ, n पे पावर 1/2, मतलब 1/2 आगे आ गया, डेल्टा n बाई एन। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन था मैं इसलिए करवा रहा हूँ इस तरीके समझा के, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको दिक्कत क्या है यार, पतला नहीं चल रहा आज। ठीक है, तो 3 इंटू के में कितना एरर था, 1%। 2 इंटू एल में कितना, 2%, प्लस 1 इंटू 3% प्लस 1/2 इंटू 4%, क्योंकि एन में 4% था। सॉल्व कर लो, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 3 3 6 4 10 2 12%। कितना हुआ, 12% तुम्हारा एरर हो गया। ठीक है, तो तुमको बस यही काम करना होता है, कितना होगा, 12%। ठीक, तो अब सारे क्वेश्चन मैं इसके बाद वाला जो करूँगा मैं सीधे डायरेक्ट ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है, पहला तुमको समझा दिया, बाकी सारे मैं ऐड कर दिया करूँगा। ठीक, चलो ये पेन आज मोटा क्यों चल रहा है यार, हमेशा 0.2 पे तो सही चलता था। रुक जाओ, एक्शन इसका सेटिंग कर लूँ, 5 पे, चलो इतना चल रहा है। 1 पे करके देखता हूँ। चलो 1 पे करवाते हैं। ठीक है, 1 पे थोड़ा सही रहेगा। 2 पे यार सही चलता था, लेकिन पता नहीं क्यों मोटा चल रहा है आज 2 पे। 3 पे कैसा है, 2 पे भी मोटा लग रहा है। ठीक है, 1 पे कराता हूँ। चलो, कह रहा है बॉडी है, मिटा दूँ इसको। कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास है 20 ग्राम। चलो मास लिख लो भैया, 20 ग्राम दे रखा है।
वॉल्यूम दे रखा है 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास में दे रखा है 0.01 और वॉल्यूम में दे रखा है 0.1। मतलब मास में जो एरर है वो 0.01 है और वॉल्यूम में 0.1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, ये ग्राम है। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दो। भाई मास बाई वॉल्यूम है और एरर्स को हमेशा जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। अब बताओ डेल्टा एम कितना दे रखा है, बताओ डेल्टा एम कितना है, कितना है 0.01, अपन मास कितना था 20 ग्राम, प्लस डेल्टा वी कितना है भैया 0.1 है और भी कितना था 5 था। सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर निकालो, 0.01 डिवाइडेड बाई 20, 0.0005 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 5, 0.02, दोनों जोड़ दो भैया, 0.0005, 0.0205 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है, कितना आ गया 2.05, मतलब लगभग 2%, बी आ गया आंसर, 2% बी आ गया आंसर, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं होता एरर में, बस जोड़ना होता, जोड़ते जाओ काम खलास होता जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा रो बाई रो पूछा, डेल्टा एम बाई एम डेल्टा वी बाई वी ये करके इंटू 100 हमने रखा है वहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज में है, परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया, ठीक। अगला बढ़ो, कह रहा है कि हीट जो है, हीट को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं रेजिस्टेंस से, करंट से, टाइम से। मतलब जो हीट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, टाइम पे। हमको मालूम है हीट का फार्मूला क्या होता है, I²RT, ठीक। कह रहा है अगर एरर इन मेजरिंग दिस क्वांटिटीज आर रिस्पेक्टिवली 1%, 2%, 1%। अब देखो किसी को फार्मूला पता है वो कहेगा इसको मैं एरर को जब लिखना रहेगा तो इसको 2 पावर आगे आ जाएगा, 2 इंटू आई प्लस आर प्लस टी, ऐसे तो लिखेंगे, 2 इंटू डेल्टा आई अपन आई, ऐसे ही तो लिखोगे यार। देखो अभी देखना कि मिस्टेक बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, तुम भी कर सकते हो, ध्यान रखना। देखो 2 इंटू डेल्टा आई अपन आई प्लस डेल्टा आर अपन आर प्लस डेल्टा टी अपन टी, ये लिखोगे। तुम कहोगे 2 इंटू एक, पहले 1% है तो 1 प्लस 2 प्लस 1, यही है ना, तो तुम कहोगे 2 प्लस 2 प्लस 1, 5%। 5% ऑप्शन में है ही नहीं। अब तुम सोचोगे यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अब तुम सोचते रहोगे, क्योंकि माइंड उस टाइम पे जल्दी से काम नहीं करता है, ठीक है। तो 5% तुम्हारा अगर ऑप्शन में 5% होता तुम टिक कर देते, तुरंत टिक करते, लेकिन तुम यहाँ पे गलत हो जाते। क्यों, क्योंकि तुमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन में वो कह रहा है रेजिस्टेंस, करंट और टाइम, मतलब पहले आर लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर टाइम लिखा है। रेजिस्टेंस में 1% का गलती है, करंट में 2% का गलती है, और टाइम में कितना गलती है 1% का। तो जब तुम हीट इक्वल टू लिख रहे हो, यहाँ पे देखो हीट इक्वल लिख रहे हो I²RT, तो 2 गुणे करंट में कितना गलती है 2% का है, तो 2% प्लस रेजिस्टेंस में 1%, टाइम में 1%, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 6%। तो तुम्हारा आंसर कितना होता है 6%, ठीक है। ये I²RT देख के ये मत कर देना कि आई में 1% है, नहीं, वो रेजिस्टेंस में 1% है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद सारी चीज़ें सॉल्व करोगे। क्लियर है, क्लियर, ठीक है ना। तो कितना हो गया 6%, 6%, ठीक। चलो अगला देखो, ये तुम्हारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे नीट में भी पूछा है, ठीक है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का। कह रहा है मास ऑफ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर बैलेंस इज 2.3 kg। कह रहा है जो मास है वो 2.3 kg है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 2 गोल्ड पीसेस, एक इतने ग्राम का और एक इतने ग्राम के इसमें ऐड किया गया। तो मान लो 2.3 kg है, उसमें तुमने ऐड कर दिया 20.15 kg का एक, और एक मास तुमने 20.17 kg ग्राम का ऐड किया। हमारा kg है तो पहले इनको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो kg में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर kg में ना कन्वर्ट करके इसी को कन्वर्ट कर लो, 2300 ग्राम कर लो इसको, कोई दिक्कत है क्या। ग्राम में करके फिर केजी में कर लेंगे, हमारे लिए और काम आसान हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ दो भैया, तीनों को जोड़ दो, 2300 ग्राम, 2300 ग्राम, सॉरी 0 लगा दो, 20.15, 20.17, 7 5 होता है 12, 2 1 3, 0 2 2 4 3 2, देखो कितना हुआ 2340.32 ग्राम, यही हुआ ना।
अब इसको कन्वर्ट कर दो किस में, बोलो केजी में। केजी में कन्वर्ट करो कितना हो गया 2.34032 केजी हो गया। अब बताओ आंसर तुम्हारा कितना है 2.34032 केजी। तो कुछ महानुभाव क्या करेंगे, इसको राउंडिंग अप करेंगे तो कहेंगे 2.34 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो का कोई मतलब होता नहीं। लेकिन तुम ये देखो, जब भी तुम जोड़ और घटाना करोगे तो लिस्ट डेसिमल प्लेस में आंसर देते हैं, और जब तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2.3 था, 2.3 में कितने डेसिमल फिगर, लिस्ट डेसिमल प्लेस कहाँ पे, एक पे। देखो 2.3 लिखा है, मतलब एक दशमलव के बाद एक, बस दशमलव के बाद एक ही अक्षर लिखा है, तो आंसर भी दशमलव के बाद एक ही अक्षर में रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। देखो दशमलव के बाद एक, तो 2.3 होगा, 2.3, ये दोनों आंसर तो खत्म हो गए, ठीक। और 0 ग्राम का भी आंसर होगा नहीं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि डिफरेंस बताओ मास में क्या होगा, तो एक मास तुम्हारा है 20.17, एक मास तुम्हारा 20.15, तो क्या होगा 7 में से 5 दो 0.02, यही तो आया 0.02 आ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे आंसर आ गया तुम्हारा। तो तुम एक ही ऑप्शन से बस जोड़ के ही तुम मतलब सही कर सकते थे, जोड़ करके मतलब ऐड करके ही तुम बता सकते थे। लिस्ट डेसिमल प्लेस में हमको देखना होता है, लिस्ट डेसिमल प्लेस में तुम देखो एक के बाद था, एक के बाद हमारा आंसर होना चाहिए, बाकी दोनों ऑप्शन तुम्हारे ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, तो बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो कह रहे डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाई 3 साइड ऑफ क्यूब इट्स मास। मतलब कोई डेंसिटी है, उसकी मटेरियल जो है मास और उसके साइड अप में डिपेंड कर रही है। अगर मास और लेंथ में एरर दे रखा है, मतलब मास में है एरर 1.5% और लेंथ में एरर है 1%, तो कह रहा है डेंसिटी में कितना एरर होगा। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। अब कहोगे भैया वॉल्यूम तो दे ही नहीं रखा है क्यूब का, तो भाई अगर ये क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक साइड एक साइड एक साइड, 3 साइड होता है तो एल क्यूब होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो m/l क्यूब। बताओ लेंथ दे रखा है, दे रखा है, इसको तुम क्या लिखेंगे हम लोग डेल्टा m/m प्लस 3 डेल्टा l/l। डेल्टा m है 1.5%, ये 3 × 1%, तो 1.5 प्लस 3 कितना हो गया 4.5%, डी 4.5%, ठीक है। देखो कह रहा है कि MLT में दे रखा है, M में दे रखा है 1%, L में 1.5%, T में 3%। बताओ कि इस जो डायमेंशन है इसका एरर कितना होगा। तो M L-1 T-1 हमको मालूम है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है, एरर हमेशा जोड़ते हैं। तो तीनों देखो सब में पावर एक एक है, इसके ऊपर भी तो 1 पावर है, तो 1 आगे आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आगे आएगा, और तीनों जोड़ना ही है। तो मैं क्या करूँगा 1 + 1.5 + 3, 3 × 1 = 4, 5.5%। ये लो, कुछ करूँगा नहीं, 5.5% सीधे मैंने टिक कर दिया। 5.5% सही है, ठीक है, 5.5% सही है, ठीक। अगला देखो जेड दे रखा a² b2/3 रूट में c d³। बताओ परसेंटेज एरर। तो मैं क्या करूँगा 2 × a में, क्योंकि पावर 2 है तो आगे आ जाएगा, तो a में कितना परसेंट है 2%, 2 + a खत्म हो गया। b पे पावर 2/3 है तो 2/3 आगे आ गया, और b में परसेंटेज कितना एरर है 1.5 प्लस रूट सी का मतलब होता है c पे पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया, ठीक है, इंटू कितना परसेंटेज एरर 4%, क्लियर, प्लस d का क्यूब का मतलब क्या होता है, d का क्यूब का मतलब क्या होगा 3 आ गया आगे, और इंटू उसका परसेंटेज एरर 2.5%। सॉल्व करो यार, 2 2 4, 3 से कटेगा 0.5 बार में, तो 1 + 2 + 25 × 75 7.5, 2 1 3 3 4 7, 7 + 7.5 14.5%, सी हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया a का स्क्वायर है, फिर से देखो a का स्क्वायर मतलब 2 आगे आ गया, a में कितना परसेंट का गारंटी एरर 2% का, 2 × 2 प्लस b पे 2/3 है तो 2/3 इंटू कितना एरर 1.5 प्लस c पे रूट है, रूट का मतलब 1/2, 1/2 इंटू एरर कितना 4% प्लस d का क्यूब मतलब 3 आगे आ गया, और d में कितना है बोलो 2.5। देखो 4
प्लस 3 से कटेगा 0.5 बार में, 3 5 15, तो 0.5 इंटू 2 1, और ये 2 बार में, और ये 3 दूना 25 या 75, 7.5, 6 2 4 6 1 7 और 7.5, 14.5। ठीक, अब देखो यहाँ पे कह रहा है देखो ये तुम्हारा दे रखा है y इजकल टू एम स्क्वायर आर पे पावर -4 जी पे पावर x एल पे पावर -3/2। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें एरर है 18 1 0.54, मतलब लगातार दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि बताओ x और p की वैल्यू क्या होगी। x और p की वैल्यू का मतलब समझ रहे हो क्या पूछ रहा है। देखो y में एरर दे रखा है 18, देखो एरर फाउंड इन y, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें हो गया 18, पावर है 2, 2 आगे आगे, m में कितना है 1, प्लस r पे पावर -4 है, आगे आएगा तो 4 आ जाएगा, इंटू, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता, एरर्स को हमेशा ऐड ही करते हैं, इंटू r में कितना है देखो 0.5 प्लस x हमारा आगे आ जाएगा, और उसमें x में कितना बताओ, x में कितना है, वैल्यू ऑफ एक्शन पी ने YMRLNG, 18 लगाया, 1 लगाया, 0.5 लगाया, 4 लगाया, x इंटू 4। ठीक है, MRLN, नहीं ना, ध्यान रखना, m यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा होच पोच हो रही है। ठीक है, देखो y में है 18, m में है 1, r में है 0.5, l में है 4, और g में है p। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हम गलती कर रहे थे ना, xp दिया हुआ ना यहाँ पे, तो x आ गया आगे, और g में एरर कितना है p है, देखो g में एरर p है, प्लस 3/2 हमारा आ जाएगा आगे, इंटू l में एरर है 4। क्लियर, तो ये हो जाएगा 18 इजकल टू 2 प्लस 2 प्लस XP प्लस 2 बार में कटेगा 6 प्लस 6, तो 18 और 2 2 4, 4 6 10, मतलब XP की वैल्यू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक, क्लियर। अब 4 ऑप्शन हमारे पास है, चारों चेक कर लेते हैं। ये x है और ये p है, तो ये 5 दूना 10 के राउंड खत्म, 4 3 12 के राउंड खत्म, 8 दूना 16 के राउंड खत्म। ये देखो 16, 3 से 3 कट जाएगा, 2 8 16, सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो XP की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो 8 हमारा आया था, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 8। आ गया, सही 8 है। ठीक है, चलो अगला देखो। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर इज ऑब्टेन बाय मेजर करंट इन फ्लोइंग, वोल्टेज दे रखा है, सब दे रखा है, बस डाटा पढ़ो। इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट, आई में दे रखा है 3% और वोल्टेज डिफरेंस में दे रखा है 3%। कह रहा है रेजिस्टेंस क्या होगा, तो V इजकल टू होता है IR, रेजिस्टेंस होगा V/I, मतलब डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। डेल्टा V/V कितना दे रखा है 3%, डेल्टा I कितना दे रखा है 3%, कितना हो गया 6% होगा, ये हो गया। ठीक, क्लियर है, समझ में आई चीज़ें। ठीक, ये लो क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ उसका आंसर मैं पिन कर दिया करूँगा। ठीक, तुम्हारा काम क्या होता है, आंसर अपने कमेंट सेक्शन में डाला करो। जैसे कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक क्वेश्चन डाला था, उसका आंसर डी था, बहुत सारे बच्चों ने डी किया था, सबको कांग्रेट्स, सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो पहली चीज़ तो ये NCERT का क्वेश्चन है, क्लियर। दूसरा ये नीट में पूछा गया है। ठीक, तीसरा ये एम्स में पूछा गया, और चौथा ये JEE में तो कई बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर बताना तुम लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और रुक के सॉल्व करके बताओ, तब फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये पहला DPP हमारा ख़त्म हो गया, DPP नंबर 20। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ थोड़ा सा DPP हाइट रेंज टाइम और प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, अब हाइट रेंज टाइम और प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, चलो
ये कौन सा DPP है भैया? ये DPP आपका 21, ठीक है। फिर से पेन सही करते हैं, 1 पे ले चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबको मालूम है कि जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होती है उस पर जी का वैल्यू, जी जो होती है ग्रेविटी नीचे खींचती रहती है, तो जी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा चेंज होता रहता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? क्लियर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। देखो, कह रहा है एक बॉडी है, उसको ड्रॉप किया गया वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लो ये टॉप ऑफ टावर है, ये टावर है, ठीक है। एक बॉडी को यहाँ सामने एक बॉल है, मान लो इसको हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, यू की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? कह रहा है कि आइडेंटिकल, ये ए था, कह रहा है कि आइडेंटिकल बॉडी बी को सेम पॉइंट से हॉरिजॉन्टल फेंका गया। मतलब एक बॉडी और थी, ठीक है, एक बॉडी और थी, उसको हम लोगों ने ऐसे बस छोड़ दिया। मतलब एक बॉडी को हमने नीचे फेंका और एक बॉडी को हमने ऐसे इधर हॉरिजॉन्टल में फेंका। तो कह रहा है बताओ क्या दोनों एक साथ पहुंचेंगी, कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर ये फ्री फॉल हो रहा है या फिर इसको ऐसे फेंक रहे हो तो दोनों में चीज़ कॉमन क्या है? एक तो दोनों को हाइट सेम कवर करनी है, पहली चीज़। क्लियर? मतलब हाइट जो है दोनों को सेम कवर करनी है। क्लियर? दूसरा, दोनों पे जी लग रहा होगा, इस पे भी जी लग रहा है, इस पे भी जी लग रहा है, मतलब एक्सीलरेशन भी सेम है। तो जब एक्सीलरेशन सेम हो गया, ग्रेविटी सेम हो गई, हाइट सेम है, तो दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे क्या? दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सिंपल सी बात है। तो बोथ ए एंड बी विल बी, और दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पहुंचेंगे। सही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन ए लिखा है, इसमें भी ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि दोनों में ग्रेविटी सेम लग रही है, वर्टिकल मोशन दोनों का सेम है यार, दोनों की ग्रेविटी सेम लग रही है, हाइट दोनों को सेम कवर करना है, तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक। आगे देखो, कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड एज सच एन एंगल द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट। देखो, कह रहा जो रेंज है वो 3 टाइम्स हाइट मैक्सिमम के बराबर है। अब इसको सॉल्व, अब कह रहा होगा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। अब इसको सॉल्व करने का कई सारा तरीका है, ठीक है। एक पहला तरीका हमारा क्या है कि रेंज का फॉर्मूला रखो, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। और हाइट का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 जी। यही होता है ना यार, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 3 स्क्वायर साइन 2 थीटा। अपन फॉर्मूले एक बार देख लो यार, ठीक है, नहीं तो मैं ही फंस जाऊंगा। इसमें तो बस आंसर लिखा होगा, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नीचे हाइट में ही 2 जी, क्योंकि हाइट 2 स्क्वायर, हाइट में ठीक है 2 जी सही है, ठीक है। देखो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू 3 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, यहाँ से थीटा निकालो फिर सॉल्व करो, ठीक। दूसरा, जो बच्चे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ रहे हैं या फिर अवतार से पढ़ रहे हैं, उनको क्या मालूम है कि एच अपन आर इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं बताओ, टेन थीटा बाई 4 होता है, ठीक है। एच अपन आर इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा बाई 4। पढ़े कि नहीं पढ़ो ये बताओ। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का कोई भी फॉर्मूला जो आज मैंने लिस्ट डाली है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बैचेस में, वो भी तुम जाके देख सकते हो, या फिर तुम कोई भी अवतार का फॉर्मूला देख लो, या फिर जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा रखा वहाँ देख लो लिखवाया गया कि नहीं, लिखवाया गया है ना। देखो, आर की जगह 3h रख दो, क्योंकि बोली क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो एच अपन 3h इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, मतलब 1/3 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। अब देखो दिक्कत क्या है कि टेन थीटा 4/3 की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, क्योंकि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। किसका है, जेईई मेंस का, इसलिए नहीं दे रखा है। क्यों, बता रहा हूं, क्योंकि वो मान के चलता है कि जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको ये चीज़ पता है। क्लियर है? नीट के बच्चों को नहीं पता है, तो नहीं पता तो भैया डाटा दो, तो यहाँ पे डाटा दिया जाना चाहिए था। इसका आंसर होगा 53। क्यों, टेन थीटा 4/3 जब होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 53 डिग्री ही होती है। अब इससे तुम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। देखो,
ये थीटा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बद्री, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस की वैल्यू क्या है 4/3, मतलब परपेंडिकुलर 4, ये 3, ये कितना होगा 5 होगा। तो अब तुमसे साइन 53 की वैल्यू अगर पूछेगा तो तुम वो भी निकाल सकते हो, या तुमको 37 का पूछेगा तब भी। क्यों, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 53 हो गया, तो ये 37 हो गया। अब यहाँ से तुमको सारा वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 53, साइन 37, कॉस 37, सारा निकाल सकते हो यार। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो तुमको बस ये चीज़ यहाँ पे डाटा में क्वेश्चन को देना चाहिए था एग्जामिनर को, क्योंकि जेईई का क्वेश्चन है इसकी वजह से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो तुम जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, ट्राइगोनोमेट्री पढ़े हैं, उनको वैल्यू भी याद होगी कि tan थीटा 4/3 किसकी वैल्यू होती है 53 की होती है। तो 53 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 53 53 53। ठीक है, चलो। कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विथ स्पीड v0 एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ थीटा। लो भैया, एक बॉल को मान लो किसी एंगल से अल्फा तुमने फेंका या थीटा से फेंका। ठीक, कह रहा फॉर द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से उसी इंस्टेंट पे जब तुमने फेंका उसी टाइम पे एक पर्सन जो है v0/2 से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक पर्सन इधर दौड़ना स्टार्ट कर दिया v0/2 से। चूंकि देखो, अगर मैं यहाँ से बॉल को फेंक रहा हूँ ऐसे, तो मुझे पकड़ने के लिए इधर ही तो दौड़ना पड़ेगा, वो बॉल कहीं पे जाके इधर गिरेगी। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कि एंगल ऑफ पोजीशन क्या होगा, उसने कितने एंगल से फेंका है उसको, उस बॉल को, और ये लड़का जो दौड़ रहा है पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, ये बताओ। तो देखो, तुम खुद ही दिमाग लगाओ अपना, बस एक चीज़ सोचो, क्वेश्चन खत्म। ये देखो, अगर ये चीज़ यहाँ से फेंकी गई है तो कुछ ऐसे जाएगी, कहीं जाके गिरेगी, और ये लड़का ऐसे दौड़ रहा है v0/2 से दौड़ रहा है ना, तो ये कब पकड़ पाएगा, ये किधर दौड़ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये पकड़ तभी पाएगा जब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर हो। मतलब जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ये v0 से फेंका गया था, देखो v0 से, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी v0 cos थीटा, ये किसके बराबर हो जाए v0/2 के। मतलब जो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, अगर वो जो दौड़ रहा है उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर हो गए तो क्या होगा, पकड़ लेगा उसको, सिंपल सी बात है। और चूंकि हमको मालूम है कि उसको हॉरिजॉन्टल दौड़ ही रहा है लड़का, तुम देखो लड़का इधर ही दौड़ेगा इसको पकड़ने के लिए, तो v0 cos थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू v0/2, v0 भी से कटेगा, cos थीटा वैल्यू कितना होगा 1/2, तो थीटा वैल्यू कितनी हो गई, cos थीटा वैल्यू 1/2 कब होती है 0, 1/2, 1/2 √3/2। मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 डिग्री, यस और 60 डिग्री, यस और 60 डिग्री, सही है। ठीक है, क्लियर। अरे ये देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार कराया गया तुमको, T1/T2 इक्वल टू क्या होता है 2r/g होता है, या T1/T2 इक्वल टू डायरेक्टली पोस्ट टू क्या होता है tan थीटा होता है। बताओ, तो यही तुमसे पूछा होगा। देखो, कह रहा है प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज r फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कह रहा है कि 2 बार फेंका गया किसी प्रोजेक्टाइल को तो सेम रेंज आ रहा है, मान लो इसका आर आ रहा होगा, इधर से फेंका होगा तो इसका भी आर आ रहा है। ठीक है, कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब अलग अलग एंगल से फेंका गया है। कह रहा है अगर इसमें T1 लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें T2 लग रहा है, तो बताओ कि ये जो नो है वो किस पे डिपेंड करेंगे, बताओ। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, T1 T2 का प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा। तो मैं तुमको क्या बता रखा था, द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होता है T1 T2 इक्वल टू 2r/g हो जाता है, T1 T2 इक्वल टू 2r/g। T1 T2 इक्वल टू 2r/g होता है ना, T1/T2 इक्वल टू tan थीटा होता है, और T1 T2 इक्वल टू होता है 2r/g, इसीलिए T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो इसका आंसर तो ए होगा। क्लियर। एक बार एक काम करो, रुको तुमको मैं इसमें खोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें खोल के दिखा रहा हूँ तुमको, सोच लो, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे खुद इसको सॉल्व करते टाइम। ठीक है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैंने फॉर्मूले इसके लिखवाए हैं सारे सारे जो आज आज वाले भी जो फॉर्मूले पढ़े हैं सारे नए वाले फॉर्मूले जो लिखवाए गए हैं। ठीक है, रुको यार,
देखो दिख रहा है क्या लिखा है, T1 T2 इक्वल टू 2R/G। ये सारे चीज़ तुम्हारे देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये चीज़ें करवाई गई हैं। और एक क्वेश्चन 2004 जेईई मेंस का है और एम्स में भी पूछा गया है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ डीपीपी जो है बार बार किया करो। जितनी बार डीपीपी सॉल्व करोगे मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ कि नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन के तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, तो T1 T2 ये T1/T2 नहीं होगा, T1 T2 होगा। ठीक है, 2R/G होता है। ये सब लिखवाया गया है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हर जगह लिखवाया गया है। क्वेश्चन पढ़ते मैंने कैसे लिख दिया था सीधे, क्योंकि पता तो वही क्वेश्चन होगा, बार बार वही चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो। कह रहा है अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितने एंगल पे होते हैं। तो देखो ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल होगा, अपर मोस्ट पॉइंट ये तुम्हारा, अपर मोस्ट पॉइंट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है, वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाती है। तो ये VH होगा और ग्रेविटी हमेशा नीचे लगी होती है। तो कितना डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री। ठीक, कह रहा है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन ऑफ वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी V0, अगर किसी बॉल को हम लोग V0 से फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट H कवर कर रहा है। अगर हम ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट फेंकना चाहते हैं, अगर हमको 3H फेंकना है तो ये वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमको मालूम है जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, V0² साइन स्क्वायर θ/2g। मतलब तुम खुद ही देखो जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V0² है। मतलब H1/S2 क्या हो जाएगा, V0 का स्क्वायर, V0 1 का स्क्वायर अपन V0 2 का स्क्वायर। ठीक, H1 ये H है, ये 3H है, ये V0 1 तुम्हारे V0 ही है, इसको X हमने माना है, दोनों को स्क्वायर पे है। ये इधर आएंगे तो 1/√3 हो जाएंगे और ये हो जाएगा V0/X। मतलब X की वैल्यू कितनी होगी, V0 × √3, मतलब √3 V0 हो जाएगा। क्लियर, मतलब अगर तुमको 3 गुना करना है तो √3 टाइम V0 तुमको करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर, चलो √3 V0, √3 V0। ठीक, फिर से देखो भैया, कह रहा है फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए सर्टेन एल्टीट्यूड विद स्पीड ऑफ 200। मतलब कह रहा है कि एक फाइटर जेट है, ठीक है, ये 200 मीटर पर सेकंड से। सर सुनो, फाइटर जेट से मुझे कुछ याद आया, जो अमेरिका का जो स्टेल्थ बॉम्बर जो उनका जो जेट है, अभी मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। मतलब उसकी टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है कि अगर किसी को बेस को उड़ाना है तो इतना सटीक तरीके से निशाना लगा के मार के चला भी जाएगा, तुम्हारे रडार उसको पकड़ तक नहीं पाएंगे। जानते हो क्यों, देखो उसमें 1 मिनट का टाइम तो बता रहा हूँ। मान लो ये तुम्हारा जैसे आयरन डोम मिसाइल, आयरन डोम जो इजराइल के पास है, अगर इजराइल में अमेरिका सब उधर अटैक करता है तो जब वो स्टेल्थ बॉम्बर यहाँ से आएंगे ना, यहाँ से, ठीक है, तो कोई भी चीज़ डिटेक्ट कैसे होती है, रडार से। तो मतलब ये रडार अपना छोड़ेगा, तो ये रडार जो होंगे इससे टकरा के और फिर वापस ऐसे आएंगे ना, टकरा के फिर वापस आएंगे, तभी तो उसको पता लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास जेट से हमला होने वाला है। ठीक, लेकिन ये जो बॉम्बर है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि तुम खुद सोचो, यहाँ से अगर ये छोड़ेगा ना अपना रडार, ये जो बॉम्ब है ना, बॉम्बर है जो अमेरिका के पास है, ठीक है, ये इसके जो विंग्स हैं इसमें ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लगाए हैं सब, ये जो रेडिएशन आ रही है ना वो ऐसे क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। तो रेडिएशन डिस्पर्स होकर वापस यहाँ पे आ ही नहीं पाएगी, और जब वापस आएगी नहीं तो तुम उसको पकड़ोगे क्या, तुमको पता ही नहीं लगेगा वो कब आया, हमला करके चला गया, क्योंकि वो पूरा डिस्पर्स हो गया, तुमको पता ही नहीं लगा, तुम्हारे डिटेक्टर सिस्टम को पता ही नहीं लगेगा। सोचो क्या कमाल की टेक्नोलॉजी उनके पास है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया में नेता बस घूस खाने में बिजी हैं सब, इधर उधर पैसे खाओ उड़ाओ, ना डिफेंस पे 1 रुपया खर्चा करना है, ना एजुकेशन पे, ना हॉस्पिटल पे, बस हिंदू मुस्लिम करवाने में बिजी हैं। ठीक है, चलो तो देखो ये 200 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ऐसे आगे बढ़ रहा है। ठीक, कह रहे बेनेट पास है डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन यहाँ पे रखा गया है। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब किसी एंगल पे यहाँ पे इसको क्या किया गया, थीटा से मारा गया। टू हिट द जेट इफ द बुलेट स्पीड इज 400 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। अगर कह रहा है कि 400 मीटर पर सेकंड से बुलेट मारा गया तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो तुम खुद सोचो, अगर इसको मारना है तो
किस वेलोसिटी से मारोगे तुम। अब ये क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो, जो बॉल को फेंका है और लड़का दौड़ते हुए गया पकड़ने के लिए, तो वही सेम कंसेप्ट तो ये भी है। अगर इसको मारना है, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और तुमको मारना है, तो तुम अगर ये सोचो तुम्हारे ऊपर है, तुम ऐसे मार दोगे तो लगेगा तुम्हारा, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये यहाँ निकल जाएगा। तो इसको मारने के लिए तुमको किसी एंगल पे ही मारना पड़ेगा, ठीक है। तुम यहाँ से मारोगे भी, इधर यहाँ रहेगा ना, तुम यहाँ से मारोगे तो यहाँ पहुँच के इस पर बॉम्बार्ड कर जाएगा, भड़केगा तब जाके। तो क्या करना पड़ेगा तुमको, फिर से वही सेम काम करो। 400 cos थीटा इजकल टू 200, तो cos थीटा इजकल टू 200/400, 1/2। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री सही है, ठीक है। मतलब इसके ओरिएंटल वेलोसिटी को उसके ओरिएंटल वेलोसिटी के बराबर कर दो, अपने आप तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलो इसको रुको अभी करवाता हूँ, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, करवाता हूँ इसको। देखो कह रहा है वाटर फाउंटेन है, ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट, ठीक है। एक वाटर फाउंटेन है, ऐसे पानी चारों तरफ अपना फुहारा मार के गिरा रहा है, ठीक है। कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट इज वी वेलोसिटी से बाहर आ रही है, तो टोटल एरिया कितना कवर करेगा। तो ये बताओ, अगर ये फुहारा है तो यहाँ से पानी गिरेगी तो कितना कवर करेगा, अपने मैक्सिमम रेंज के बराबर ही तो कवर कर पाएगा, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं, उससे ज़्यादा थोड़ी ना करेगा। तो ये अगर यहाँ से ऐसे गिरेगा तो ऐसे ही तो कवर करेगा, मतलब एक सर्कल को कवर करेगा पूरा। तो हमको मालूम है मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, टोटल एरिया पूछ रहा है, तो कितना होता है एरिया, πr²। अरे यार 20 से अगर निकल रहा है तो ऐसे ही तो कवर करेगा पूरा। तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बना, सर्कल ही तो बना, मतलब πr² एरिया कवर करेगा। और r² क्या होता है, रेंज होता है हमारा। तो क्या लिखेंगे, पाई r का स्क्वायर, और रेंज का फॉर्मूला तुम्हें क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला बताओ। मैक्सिमम रेंज क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपन जी। sin 2 थीटा तो खत्म हो गया, तो मैक्सिमम रेंज का मतलब sin 90 डिग्री, सब खत्म हो गया, तो क्या बचा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² अपन जी, रेंज मैक्सिमम का। तो क्या लिखेंगे, पाई इंटू u² अपन जी के स्क्वायर। तो पाई इंटू u पे पावर 4 अपन जी स्क्वायर, पाई इंटू v पे पावर 4 अपन जी स्क्वायर, पाई इंटू v पे पावर 4 अपन जी स्क्वायर, सही है, ठीक है। चलो ए बॉय कैन थ्रो अप टू मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। कह रहा है कि एक जो है लड़का जो है ऊपर अगर 10 मीटर कोई चीज़ फेंक पा रहा है, तो बताओ कितने रेंज तक फेंक पाएगा। तो जितना इधर फेंकते हैं उसको 2 गुना यहाँ तक फेंकते हैं, तो 20 मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो, हाइट का फॉर्मूला लगाओ, थीटा निकालो, फिर रेंज में वो थीटा को पुट करके सॉल्व करो। लेकिन जो लोग मुझसे पढ़े उनको पता है कि मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ। अगर कोई लड़का 50 मीटर ऊपर हाइट तक फेंकता है, तो जब उस वही चीज़ वो इधर फेंकेगा हॉरिजॉन्टल में, तो 100 मीटर फेंकेगा, मतलब 2 गुना। अगर कोई, तुम बताओ, अगर कोई 30 मीटर ऊपर फेंक रहा है, मतलब कोई बॉल है उसको 30 मीटर ऊपर फेंक रहा है, तो वो उसी बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर फेंकेगा, 60 मीटर, 2 गुना फेंकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो डबल होता है। तो ट्रिक है ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। नहीं तो तुम नॉर्मल मेथड से करोगे तो कर सकते हो, अपना हाइट का फॉर्मूला लगाओ, थीटा का वैल्यू निकालो, रेंज में पुट करो, सॉल्व करो, ठीक। देखो यहाँ पे 2 गन्स ए एंड बी आर फायर कैन फायर बुलेट एट स्पीड 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। मतलब एक गन ए है, एक गन बी है, इसकी वेलोसिटी है 1, इसकी वेलोसिटी है 2। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे ऑल फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खड़े होके हर पॉसिबल डायरेक्शन जितना हो सकता है इन्होंने गोलीबारी करी। क्लियर, गोला दागा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट। कितना मैक्सिमम एरिया कवर करेगा, अभी सेम क्वेश्चन किए हो तो मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा, πr²। रेंज का फॉर्मूला हमको मालूम है, u² अपन क्या जी, तो पाई इंटू v² अपन जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो पूछा है, जी तो दोनों का कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मतलब v1 का स्क्वायर अपन v2 का स्क्वायर। v1 है 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। b पे पावर 4 हो रहा है यार, b का स्क्वायर हो रहा है ना, b का स्क्वायर का स्क्वायर, b पे पावर 4 हो रहा है, 1:2 पे पावर 4, 1:16 होगा, गलती मत करना, ठीक है, पहली बार में गलती हो सकता है, 1:16। अरे यार
पाई आर स्क्वायर है और रेंज के फॉर्मूले में ऑलरेडी वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वी पे पावर 4, 1:2 का पावर 4, 1:16, 1:16, 1:16, ठीक है। चलो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी ये बताया हूँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ये देखो कह रहा प्रोजेक्टाइल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आई कैप प्लस 2g कैप, ठीक है। आई कैप प्लस 2g का मतलब क्या होता है बताओ, कि एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है 1 और वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है 2, क्योंकि उसके सामने 1 है, इसके सामने 2 है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में लिखता हूँ तो बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, बोलो। एक्स डायरेक्शन में स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, यही तो होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है 1 है। डिस्टेंस की जगह अगर मैं एक्स रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी 1 है। दूसरा वाई इक्वल टू 2 है, वाई इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस में है। ये जो एक्स एक्सिस वाला सीन होता है ये तो सही है हमारा, कि एक्स जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। तो स्पीड तुम्हारा 1 था, टाइम टी था, तो एक्स की वैल्यू टी आ गई हमारे पास। लेकिन ये जो वाई वाली होती है इसमें जी का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जी नीचे की तरफ हमेशा लगा रहता है, ठीक है। एक्स वाले में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसमें जी हमेशा लगा रहता है नीचे। तो जब जी हमेशा नीचे लगा रहेगा तो क्या लिखोगे, बी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी, बी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, यही तो लिखोगे, ये लिखोगे ना, बी वाई इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब तुम देखो कार्टेशियन इक्वेशन पूछा ना, तो y की जगह 2 दे रखा है और 2x माइनस 5x स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए, 2x माइनस 5x स्क्वायर, 2x माइनस 5x स्क्वायर सही है। नहीं समझ में आया, कार्टेशियन प्लेन, अरे यार देखो इतना मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि बेसिक मैथ तुम्हें आती होगी। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, यहाँ से करोगे 2 स्टेप पे करना पड़ेगा। अगर तुम दूसरा इक्वेशन लगाते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको चेंज करोगे तो क्या होगा, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y की वैल्यू क्या दे रखा है, y को y रखो, इसमें y डायरेक्शन में स्पीड क्या थी 2 थी, t की जगह क्या रखोगे x रखोगे, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी की जगह एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर, बी तो आएगा। देखते हैं आंसर मैं कैसे बोल दिया हूँ। देखो यहाँ पे x लिखा था, ये ऑप्शन होता नहीं, ठीक है। 2x हर जगह पे होता है, क्योंकि तुमको 2 लेना पड़ता है, यू वाई की जगह क्या रखना 2 रखना पड़ता। 2x इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। अब तुम कभी भी क्वेश्चन करोगे तुम देखना हाफ जी टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, 2 से जी कटेगा तो 5 बार में कटेगा, जी की वैल्यू 10 होती है, तो 5 आंसर आना ही आना है वहाँ पे, तो 5 देखो आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस करने के छोटे मोटे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हमारा हो गया 2 डीपीपी, ठीक है। चलो तीसरे डीपीपी पे आते हैं। तीसरा डीपीपी था हमारा केसीएल और केवीएल, ठीक है भैया। केसीएल और केवीएल कर लेते हैं। ये हमारा डीपीपी नंबर कितना है बोलो, ये डीपीपी नंबर हमारा है 2021 हो गया, ये हमारा 22 है। चलो आ जाओ भैया, तो को निपटाते हैं। आंसर की खोल लो भैया, आंसर की केसीएल केवीएल, केसीएल केवीएल सही है। चलो आओ भैया, कह रहा है फिगर शोज ए करंट ऑफ नेटवर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज शोन हियर, द करंट आई विल बी, करंट आई कितना होगा यही पूछ रहा है ना। जितना अंदर आता है उतना करंट बाहर जाता है, तो अंदर कितना करंट आ रहा है देखो, 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है,
1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, कितना एम्पियर आया 13 एम्पियर। तो अगर 13 एम्पियर आ रहा है तो 13 एम्पियर जाएगा भी बाहर, 13 एम्पियर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग पता है क्या दिमाग लगाएंगे इसमें, कुछ लोग सोचेंगे, देखो क्या कहेंगे, भैया कन्हैया, ये देखो कुछ लोग क्या सोचेंगे, कहेंगे 10 एम्पियर ये, 6 एम्पियर ये, 2 एम्पियर ये और 1 एम्पियर ये, कहेंगे भैया ये 19 एम्पियर आंसर होगा। अरे मेरे बाबू, अरे भैया, ये जो 6 एम्पियर है इसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 10 एम्पियर अंदर घुसा ना, 6 यहाँ आया है और 4 यहाँ एम्पियर गया है, समझे, क्वेश्चन में दिखाने का। ठीक है, तो तुम्हें बस देखो तीर देखो, यहाँ से 10 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, ये तो बीच में ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो अगर 6 यहाँ गया तो उसे कहने का मतलब है 4 यहाँ पे गया, 4 यहाँ से फिर आएगा, 4 यहाँ से और 6 यहाँ से फिर आएगा, 4 से 10, 2 बार 1 13, अपने आप हो गया। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ सेल का क्वेश्चन इसमें आ गया, 2-3 क्वेश्चन होंगे, देख लेना। ठीक है, कह रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, जो दे रखा है डाटा वो लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। EMF दे रखा है 2 वोल्ट, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। कह रहा है इट इज कनेक्टेड टू एन रेजिस्टेंस, मतलब कोई बाहरी रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है 3.9 ओम। कह रहा है वोल्टेज बताओ कितना होगा। तो तुमको मालूम है जब तुम किसी चीज़ से कनेक्ट कर देते हो तो डिस्चार्ज होती है, और डिस्चार्जिंग के केस में फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है E - IR। अगर चार्जिंग का केस होता तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है E + IR, लेकिन जब कुछ नहीं दे रखा है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा E - IR। क्लियर। अब देखो V हमसे पूछा है, E दे रखा है 2 वोल्ट माइनस I इंटू R। अब R की वैल्यू कितना रखोगे तुम खुद बताओ, R की वैल्यू कितना रखोगे, बोलो। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब I कैसे निकालोगे, I निकालना सबसे आसान है। I इक्वल टू क्या होता है E/R, E/R नेट, मतलब टोटल E की वैल्यू कितनी है, टोटल R की वैल्यू कितनी है। E की वैल्यू दे रखी तो उसने 2 वोल्ट, R कितना होगा, इंटरनल दे रखा था 0.1 और एक्सटर्नल हमने जोड़ा था 3.9, मतलब 2/4 मतलब 0.5। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.5 इंटू 0.1, क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस 0.05, 1 माइनस 1.95, ए 1.95 सही है। तो देखो एक आध क्वेश्चन जो होगा इधर उधर से एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, DPP बनाते टाइम इतना ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, सेल का क्वेश्चन आ गया, अगर आगे का क्वेश्चन और सेल के मिलेंगे तो हम कर लेंगे। चार्ज होता है तो V इक्वल टू E + IR हो जाता है, डिस्चार्ज होता है तो E - IR हो जाता है। जो R होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दे ही रखा था, सॉल्व करना था, सॉल्व कर दिए, काम खत्म हो गया अपना। ठीक, चलो अगला देखो, कह रहा है कि करंट क्या होगा इस सर्किट में। तो करंट इक्वल टू होता है I इक्वल टू V/R। V दे रखा है 3 वोल्ट, हमको R निकालना है। ठीक, R कैसे निकालोगे, देखो हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, दिमाग से खेलो। देखो 2 2 2 तीनों किस में है, सीरीज में, तो 2 2 2 किस में है, सीरीज में, तो कितना हो गया 6 ओम। मतलब ये फिर क्या बन गया, एक 2 ओम यहाँ पे और एक 6 ओम हमारा यहाँ पे आ गया, आया। और 2 और 6 किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है 2 × 6 अपन 2 + 6 मतलब 12/8, मतलब कितना 4 × 3 12, 4 2 8, 3/2। सॉल्व करो, 3/3 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 2 एम्पियर। लो D 2 एम्पियर, सही है। अरे यार समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से फिगर बना के समझा दे रहा हूँ। देखो ये 2 ये 2 ये 2 तीनों सीरीज में, तो 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक, अब इस 2 के साथ ये वाला जो 6 है, ये जो 6 तुम लगाए हो, इस 2 के साथ ये किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो 2 और 6 का पैरेलल क्या होता है, या तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 से निकालो, यार 2 होता है तो हम सीधे क्या निकालते हैं, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2/R1 + R2। सॉल्व कर लो भैया, 2 × 6 अपन 2 + 8 12/8, 3/2 आ गया, और यहाँ से V इक्वल टू IR पुट करके सॉल्व कर लो, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, कह रहे इन द सर्किट शोन द करेंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर, इस 5 ओम के रजिस्टर के साथ करंट क्या फ्लो करेगा। तो I इक्वल टू क्या होता है V/R नेट,
यही होता है ना, यही है ना। देखो देखो ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, और ये जिसके थ्रू पूछ रहा है वो भी किस में, पैरेलल में है। तो अगर ये 2 वोल्ट है, इसमें कितना वोल्टेज होगा, 2 वोल्ट होगा। पैरेलल है ना यार, कितना वोल्टेज होगा, 2 वोल्टेज होगा। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो केसीएल से कर लो या तो केवीएल से। मैं दोनों तरीका तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आर नेट निकालो। आर नेट कितना होगा बताओ, आर नेट कितना होगा, ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल है ना, तो पैरेलल होगा, ये 2 और ये 2 पैरेलल, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 और ये 5 किस में बताओ, सीरीज में, 6 हो गया, आर नेट हो गया 6। तो भी 2/6 कर दूंगा तो 1/3 एम्पियर हमारा आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। डी, डी काम हमारा खत्म है। लेकिन अब मैं तुमको केसीएल और केवीएल लगाना भी सिखाता हूँ। तुमको समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, एक लाइन के अंदर देखो, फिर से समझो। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में 2 और 2 का कितना होगा, 2 × 2/2 + 2, 1 आ गया। अब ये जो 1 है और ये जो 5 है, ये देखो एक तार से जुड़े हैं, तो कितना हो गया, 6 ओम हुआ। तो भी अपन आर नेट में ये 6 हो गया, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेलल में तुम्हारा कितना, इसी में पूछा है ना 5 ओम में, तो ये भी पैरेलल, तो 2 वोल्ट हुआ। एक तो यहाँ से तुम कर सकते हो, क्लियर। दूसरा देखो इसमें केसीएल केवीएल कैसे लगा के सॉल्व करोगे। देखो सपोज दैट यहाँ से मान लो I1 करंट आया, यहाँ से मान लो I2 करंट आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, I1 + I2 आएगा, क्लियर। यहाँ भी वही जाएगा, यहाँ भी वही जाएगा, यहाँ भी वही जाएगा, I1 + I2, क्लियर। तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, I1 + I2, क्लियर। और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा, क्लियर है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन, केसीएल केवीएल में पहले डिस्ट्रीब्यूशन ही करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C D E और F, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2 लूप बना हुआ, केवीएल या केसीएल किस में लगते हैं, केवीएल लूप में लगता है। तो देखो एक लूप ले लो तुम, देखो क्या, A E F B A, एक लूप ये ले लो, दूसरा ले लो C D E F B C, 2 लूप ले लो, दोनों में लगा दो, काम खत्म। तो पहला ले लेते हैं कौन सा, A E F B A। इस लूप में देखो हम चल रहे हैं इधर से, इधर से किधर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इधर से जब हम चल रहे हैं तो यहाँ तो अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या है, I1 I2। तो देखो जब सेम डायरेक्शन में करंट आती है तो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। टोटल वी नेट हमको 0 करना रहेगा ना, केवीएल में वी नेट 0 होता है। करंट के डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्योंकि चूंकि हमको इसके अराउंड कुछ पोटेंशियल होगा ना यार भी, तो भी कितना होगा, IR के बराबर होगा। I कितना इसमें, I1 + I2 है, तो क्या लिखेंगे, माइनस में I1 + I2 × 5, क्लियर। B = IR। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, यहाँ तक कुछ नहीं आया, इसमें जाना हमको। अब मैं क्या पुट करूंगा, I1 है और 2 ओम है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा बताओ, माइनस में क्या लिखूंगा, I1 × 2 + 2 वोल्ट = 0। समझ रहे हो ना कि कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ से मैं घुसा, कलर चेंज करो, देखो यहाँ से निकला मैं, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा ना, क्योंकि केवीएल कब लगता है, जब डेल्टा वी नेट क्या, पूरा वी नेट करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। क्लोज लूप में जो वी नेट होता है 0 करना पड़ता है। I1 + I2 और ये 5 ओम, तो B = IR होता है। तो 5 × I1 + I2 निगेटिव साइन के साथ, क्यों, क्योंकि इधर ही जा रहे हैं करंट भी और इधर तुम भी जा रहे हो, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो निगेटिव लेते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमारा I1 आ गया। तो देखो अभी भी करंट इधर ही फ्लो कर रहा है और तुम भी इधर जा रहे हो, तब भी तुम्हारा क्या होगा, माइनस में I1 × 2 और 2 वोल्ट, क्यों, जो बैटरी आती है जिस साइड में, मतलब जहाँ से निकलते हैं उस वाले पॉइंट को लेते हैं। तो यहाँ से मैं निकल रहा था तो इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया ना बाद में, तो यहाँ पे +2 रख लिया, 0। सॉल्व करो इसको, देखो -5I1 -5I2 -2I1 + 2 = 0, मतलब -7I1 -5I2 + 2 = 0, ठीक है। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 7I1 + 5I2 = -2 से -2 काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। दूसरा अगर मैं ये सेकेंड वाली लूप लेता हूँ, सेकेंड वाली लूप देखो क्या लूँगा, ए नहीं, C D E F C D, देखो C D E F C D,
क्लियर। इसमें देखो फिर तुम्हारा आया -I1 प्लस I2 इंटू 5, क्लियर है। अब यहाँ से जब आया बेचारवा तो ऐसे घुस के यहाँ से निकला तो I2 इंटू 2, तो I2 क्या लिखेंगे देखो, माइनस में I2 इंटू 2 प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू 0। इसमें सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो माइनस, ये देखो ये आ जाएगा 7I2, माइनस में 5I1 आएगा और माइनस में 7I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, दोनों को सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो I1 इक्वल टू आ जाएगा I1/6 एम्पियर, I2 भी आ जाएगा 1/6 एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे तो, और दोनों को जब जोड़ दोगे I1 प्लस I2 तो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों करंट इसमें कितना जा रहे थे, I1 जा रहा था और I2 जा रहा था इसमें, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा, 2/6, मतलब कितना 1/3 एम्पियर। क्लियर है, ठीक है। दोनों तरीके से तुम कर सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर तुम किससे करते हो, ठीक है। मैंने पहला वाला तरीका बताया, तुम मुझसे भी कर सकते हो। दो तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, पैरेलल 2 ये है, अपोनेट करके तुमने इसे तो सीधे सॉल्व कर दिया। दूसरा मैंने KCL KVL भी लगाना सिखा दिया, बस मैंने ये नहीं बताया कि इसका आगे कैसे सॉल्व करो। इसका आगे सॉल्व कर लो यार, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तभी सॉल्व हो जाएगा। I1 निकल जाएगा पहले, फिर उसको पुट करके I2 निकाल लो, काम खत्म है तुम्हारा, ठीक है। तो 1/3 एम्पियर, वो दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से तुम लगा सकते हो। KCL KVL लगाना भी सीख लो, ठीक है। देखो कह रहा बताओ आई इसमें क्या होगा, देखो ये 5 ओम, ये 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, तो ये तो बीटी स्टोन ब्रिज है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमको बताना है इसमें कितना करंट होगा, तो आई इक्वल टू होता है V/R, V दे रखा है 25, हमको R नेट निकालना है। देखो ये 5 तो 10 हुआ, ये 5 10 हुआ, तो 10 और 10 पैरेलल में, तो कितना आएंगे 5 आएंगे, 5 और 5 फिर पैरेलल में, तो कितना आएगा 2.5 आएगा, तो कितना हो गया 25/2.5, कितना आ गया 10 आ गया। 10 आ गया, ठीक है। अरे भैया देखो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ मैं, हर बार पेन नहीं उठाना पड़ता। देखो 5 और 5 दोनों सीरीज में 10 हुआ, 5 और 5 दोनों सीरीज में 10 हुआ, फिर ये 10 और 10 पैरेलल में, तो जितना होते हैं अगर दोनों सेम होता है तो आधा हो जाता है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 कर लो, सेम आएगा। 10 और 10 आएंगे तो इसके 5 होगा। अब ये 5 और ये 5 फिर पैरेलल में, तो 5 और 5 का आधा कितना होगा, 2.5 होगा, क्योंकि पैरेलल है, तो 2.5 हो गया, तो 2.5 पुट कर, तो 10 आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक। अगला देखो कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी जिसकी EMF है 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, वही सेम क्वेश्चन है, तुमसे टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, तो B इक्वल टू फिर लगा दो E माइनस IR, E दे रखा होगा 15 वोल्ट माइनस। अब इसमें देखो कितनी अच्छी बात, इसमें करंट भी दे रखा है। पहला जो क्वेश्चन किया उसमें करंट भी नहीं था, करंट इक्वल टू I इक्वल टू E/R से निकालना पड़ा था। अभी हमारा 15 B इक्वल टू E माइनस IR, तो 15 माइनस I कितना है 10 है, R कितना है 0.05 है, तो 15 माइनस 0.5 14.5 वोल्ट, C 14.5 वोल्ट, 14.5 वोल्ट सही है, ठीक है। चलो अगला देखो भैया, 2 बैटरीज हैं, एक का EMF है 18 वोल्ट, इसका EMF 18 वोल्ट, इंटरनल 2 ओम, इसका 12 वोल्ट, इंटरनल 1 ओम। कह रहा है कि बताओ वोल्ट मीटर भी क्या रिकॉर्ड करेगा। ये CBSE PMT का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी दिख रही है तुमको, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, E1/R1 प्लस E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2, खत्म हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आया बैटरी का यही एक फॉर्मूला ही है हमारे पास, 3 रहे 4 रहे तो उसमें बढ़ाते जाओ, E3/R3 E4/R4 E5/R, बढ़ाते जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो क्या आ जाएगा। E1 की जगह पुट करेंगे 18/2 प्लस 12/1 अपान 1/2 प्लस 1/1, कितना होगा 18/2 9 प्लस 12 अपान ये 0.5 प्लस 1, 12 और 9 21, ये हो जाएगा 1.5, हाँ 21/1.5, 3 7 21 और 0.5 14 हो जाएगा, 14 वोल्ट, 14 वोल्ट, 14 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर कितना है
15 वोल्ट, सही है, ठीक है। ये देखो कह रहा है मेजरमेंट ऑफ द वोल्ट मीटर बता दो, तो भाई वोल्ट मीटर भी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो पहले आर नेट तो निकाल लो। आर नेट कैसे निकालोगे, देखो ये 60 और ये 40 किस में है, पैरेलल में। किस में है, पैरेलल में। तो 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 हो जाएगा, मतलब 60 इंटू 40 अपॉन 100 हो जाएगा। 0 0 कटा, कितना आया, 24 आया। मतलब इसके थ्रू कितना आ गया, 24 आ गया रेजिस्टेंस आर नेट। और 24 और 40 टोटल कितना हो गया, 64 हो गया। 24 प्लस 40 कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक। अब आई पहले निकालो, आई इक्वल टू होता है क्या, वी बाई आर से निकालोगे, क्योंकि तुमसे वोल्ट मीटर के अराउंड पूछ रहा है तो करंट निकालना पड़ेगा तुमको। वोल्टेज तुम्हारा 6 है, टोटल तुम्हारा आर नेट कितना था, 64 था। तो 2 3 6, 3/32 ये तुम्हारा करंट आया। तो भी इक्वल टू क्या पुट करोगे, आई इंटू आर। आई हो गया 3/32 इंटू आर 24, 8 चौके 24, 8 चौके 32, 9/4 2.25 वोल्ट, 2.25 वोल्ट ये हो गया। अरे भाई तुमसे इसी के राउंड पूछ रहा है ना, तुमसे क्या कह रहा है, द मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज शो करेगा। तो भी इक्वल टू आई आर लगाओगे, पहले आई निकालो क्योंकि आई भी नहीं दे रखा है। आई इक्वल टू क्या निकालो, भी अपन आर नेट। भी हो गया 6, आर नेट हो गया 64। देखो इन दोनों का आ गया 24, इसका 40, 64, ये तुम्हारा आ गया 3/32। अब उसके बाद भी इक्वल टू आई आर में तुमने आई पुट कर दिया। अब आर पुट करने की बारी थी, तो आर तुम 64 नहीं पुट करोगे। आर जब 64 पुट करोगे तो काम ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुमसे पूछना इस वोल्ट मीटर के राउंड, अगर यहाँ पे कहीं वोल्ट मीटर लगा होता तो पूरा तुम लगाते, बस इसके राउंड पूछ रहा ना। तो ये कहाँ पे है, ये 60 और 40 के राउंड ही तो है। तो इसका कितना, 24 पुट करो, आंसर लो अपना 2.25 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है बताओ करंट इन द आर्म सीडी, इस सीडी में कितना करंट होगा। तो जितना करंट आई है उतना करंट जी है। तो देखो I1 आ रहा है, I1 से I2 जा रहा है, I3 आ रहा है। तो आया कितना I1, गया कितना I2 प्लस I3, मतलब निकलेगा टोटल कितना, I1 ही निकलेगा। क्यों निकलेगा I1, क्योंकि I1 ही आया है। मतलब I1 आया है तो I1 ही बाहर निकलेगा। और वो I1 किस में टूटा है, I2 और I3, मतलब I1 किसके बराबर है, I2 प्लस I3। तो I2 प्लस I3 बी, मतलब ये जो करंट आई है वो I2 प्लस I3 के बराबर है, और जितना आई है उतना ही निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी हमारा हो गया तीसरा डीपीपी, ठीक। चौथा हमारा क्या था भैया, चौथा डीपीपी क्या था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए भैया आप भी आ जाइए। देखो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करना यार बहुत आसान होता है, ठीक है। इतना सिखा दिया हूँ तो अब तो सही से क्वेश्चन कर लोगे, आई होप, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ रहने के लिए, ठीक है। अभी देखना कैसे सॉल्व करूँगा सीरीज पैरेलल। इतने क्वेश्चन लगाया था मैं अपने टाइम पे सीरीज पैरेलल के, एररलेस वगैरह सब सॉल्व कर दिया था, तो बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। कितना टाइम हो गया यार, 2:30 बज गया। चलो आ जाओ। तो ये टॉपिक नंबर कितना होगा, डीपीपी नंबर, ये डीपीपी नंबर होगा आपका 23, ठीक है। चलो रात में यार मुझे बहुत दिक्कत होती है। चलो भैया देखो कह रहा है ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। देखो ये 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम बीटी स्टोन ब्रिज है, बैलेंस बीटी स्टोन ब्रिज, क्लियर। तो बताओ इसमें कोई मतलब नहीं। 2 और 2 का क्या होता है, 2 और 2 का 4 हो जाएगा सीरीज में, और 4 और 4 का 8 हो जाएगा। अब 4 और 8 पैरेलल में आ गए, तो 4 × 8 अपॉन 4 + 8 कितना हुआ बताओ, 4 × 8 अपॉन 12, 4 3 12, 8 अपॉन 3, लो डी 8 अपॉन 3। खुद ही देखो भैया ये तो खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। 2 और 2 सीरीज में हो गए, तो ये 4 हुआ, 4 और 4 8 हुआ, फिर दोनों पैरेलल में 4 × 8 अपॉन 4 + 8, ठीक। आगे देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स में और वाई में बता दो।
देखो भैया ध्यान से, एक्स में और वाई में बताओ। देखो यहाँ से गए 3 और ये 7, ये दोनों किस में सीरीज में, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई बैटरी वगैरह तो लगी नहीं है, तो किस में सीरीज में, 3 और 7 10। क्लियर। ये 10 और ये 10 किस में पैरेलल में, तो कितना हो गया पूरा, ये 5 हो गया। ठीक, ये 5 और ये 5 सीरीज में, तो कितना हुआ 10 हुआ। और 10 और ये 10 किस में, गलती हुआ क्या कुछ, फिर से देखो, आराम से सॉल्व होता है, देखो परेशान होने में नहीं है। देखो ये 3 है भैया, ये 7 है, तो 10 हुआ। 10 और 10 पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये 5 हो जाएंगे। क्लियर है। तो हमारे पास पूरा फिगर क्या बचा बताओ, ये 5 है और ये 5 है, तो ये कितना हुआ 10 हुआ। ये 10 और ये 10 पैरेलल, तो कितना हुआ 5 हुआ। 5 हुआ। सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ भाई, फिर से देखो, फिर से समझा रहा हूँ, पेन उठाने की नीड ही नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। देखो 3 है 7 है, 10 हुआ। क्लियर। अब ये जो 10 हुआ और ये 10 पैरेलल में कितना हुआ, 10 और 10 का पैरेलल कितना होता है 5 होता है। 5 और 5 सीरीज में कितना हुआ 10 हुआ। ठीक, 10 और 10 पैरेलल में। अब तुम ये मत सोचना ये 10 है तो ऐसे ही तो ये भी है, ये तो सीरीज में हो गया, नहीं, ये 10 तुम्हारा यहाँ पे है, तो ये y है और ये x है, मतलब x वाला पूरा 10 यहाँ पे है। चलो यार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझो, मुझे लग रहा है होश पूछना को। देखो 3 7 10, तो हमारा फिगर बन गया। देखो 10 यहाँ पे आ गया और एक 10 यहाँ पे है और एक 5 यहाँ पे है और एक 10 यहाँ पे है, ये y है और ये x है। ये 10 और 10 पैरेलल में, तो ये 5 बन गया। तो देखो ये 5 बना और रुक जाओ, ये y है, ये 5 और ये 10 y। देखा तुमने, ये 5 और ये 5 10 हो जाएंगे और ये 10 पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। 10 और 10 का कितना होगा 5 होगा, तो इसलिए मैंने क्या मारा था 5 मारा था। ठीक है, समझे। यहाँ तक आओगे तो तुमको लगेगा कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, तुमको लगेगा ये 10 और ये 10 किस में है, सीरीज में। नहीं, बीच में नहीं देख रहे हो, y है और y की, x और y के बीच में ही पूछ रहा है, तो ये और ये पैरेलल में कितना हो गया 5 हो गया। कितना 5। ठीक, आगे देखो, कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में। तो ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 व्हीटस्टोन बीज है और बैलेंस है, तो इसमें कुछ होगा नहीं, तो 10 और 10 का 20 हो जाएगा, 10 और 10 का 20 हो जाएगा, और 20 और 20 पैरेलल में कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 10। ठीक है, आधा हो जाता है, इक्वल रहते हैं तो पैरेलल में आधा हो जाता है भाई। R इक्वलेंट R1 R2 अपन R1 प्लस R2 करोगे आधा हो जाएगा अपने आप। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में। अब देखना, ए और सी के बीच में नहीं पूछा है कि तुम क्या करोगे, 3 और 3 और 3 और 3 करके तुम क्या करोगे। कोई बच्चा जानते हो क्या करता, 3 और 3 6 और 3 और 3 6, 6 6 का 3, ये 3 टिक करके आगे चले जाते हैं बाबू, और अगवा जाके इतना भयंकर पछताते हैं। कहाँ है, क्या कि ए और सी के बीच में पूछ लेना है, पूछे कहाँ है, ए और बी के बीच में। ये देखो ए और बी के बीच में पूछा है, तो ए और बी के बीच में कैसे सॉल्व करोगे। देखो ए और बी के बीच में कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से गए 3 ओम और ये 3 ओम, 3 3 6 ओम, 6 ओम और ये 6 ओम किस में आ गया पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना आएगा 3 आएगा। फिर ये 3 और ये 3 कितना आ गया 6 ओम, और 6 और 3 कितना करोगे बताओ, बोलो। 6 और 3 पैरेलल में भैया, फिर से समझो, फिगर बना बना के समझाना पड़ेगा तुमको। देखो ये 3 और ये 3 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 6 और ये 6 पैरेलल हो जाएंगे 3, तो अभी फिगर हमारे पास क्या बना, 3 यहाँ पे है और ये सी है, और ये ऐसे हमारे पास फिगर बना 3 और 3 का, और ये बी। हमसे बोला ए और बी में बचाओ, ए और बी में, तो ये 3 और ये 3 सीरीज में अभी फिर से आ गए 6, क्योंकि अगर सी में पूछा होता तो पैरेलल में हो जाता, सी में पूछा नहीं है, तो क्या होगा सी को हटाओ, ऐसे जोड़ो इसको, 6 हो गया। अब देखो ये 6 पूरा हो गया और ये 3 दोनों किस में है पैरेलल में, तो 6 गुणे 3 5 6 प्लस 3, तो 6 गुणे 3 अपन 9, 3 3 9 3 2 9 6, कितना आंसर आया 2 आया 2। तो 3 का भी मत करना, ए और सी में नहीं पूछा है, पहले जो पूछा उसको देख लिया करो, 2 2 2 2। ठीक, अब देखो कह रहा कि कौन सा अरेंजमेंट इसमें से मैक्सिमम एनर्जी निकालेगा फ्रॉम ए सेल वोल्टेज V। अब देखो दो चीज़ होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है I² RT, और एक फॉर्मूला होता है V²/R। बताओ कौन सा लगाऊं। अगर ये लगाऊंगा तो इसमें तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी, अगर ये लगाऊंगा तो इसमें एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी। तो बताओ लगाऊं कौन मैं। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले, कह रहा है सेल ऑफ वोल्टेज V, मतलब V वाले फॉर्मूले को लगाना है, इसको लगाओ इसको हटाओ, मतलब जिसका
मिनिमम आर होगा उसकी एनर्जी उसके पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो सबसे कम आर किसका है, देखो ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। तो आर और आर पैरेलल में R/2 हो गए, ये भी R/2 हो गए, दोनों जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, ये आर 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 आर, ये कितना हो गया R/4 क्योंकि सब पैरेलल में है। ये कितना होगा R/3 और ये आर, ये कितना होगा ये 2R और 2R, ये हो जाएगा 4R। बताओ सबसे कम आर किसका है, बी वाले का, R/4 हो गया। तो R/4 जितना कम आर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, बताओ कौन सा आंसर होगा हमारा, बी हो गया। ठीक, ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि करंट अगर दिया होता, करंट वगैरह लिखा होता तो करंट का फॉर्मूला लगाते। भी दे रखा हो, चिल्ला चिल्ला क्या रखा पोटेंशियल, बताओ भी वाला फॉर्मूला लगा दो। कह रहे 10 आइडेंटिकल वायर्स है, ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। 10 वायर है, ठीक है, 10 को तुमने पैरेलल में जोड़ा। तो मैंने क्या बोला था, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R/n हो जाता है। तो कितना है आर, 1 ओम का है, और कितना है 10, तो 0.1 ओम हो जाएगा। लो, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है, NR हो जाता है, पैरेलल में R/n हो जाता है। ठीक, देखो 10 वायर है, सेम लेंथ सेम एरिया, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1/10 फिर से हो जाएगा 0.1 ओम, 0.1 ओम, 0.1 ओम। 0.1 ओम कैसे आंसर आ गया यार, छठवें का भी 0.1 ओम, सातवें का भी 0.1 ओम। सही है, दोनों का आंसर सही है। ठीक है, चलो BCECE 2004 का क्वेश्चन है भैया, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये होमवर्क इसलिए क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चंस के पीछे का दिमाग देखिए जिसने भी बनाया होगा। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। रॉड है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ये देखो रॉड है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। अगर इसको हाफ सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया, हाफ सर्कल में, तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ इसके डायमीटर के अलाउंग रेजिस्टेंस क्या होगी। ये लिए आपके लिए होमवर्क। अब देखिए, अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे ChatGPT से आंसर सर्च करके लाते हैं। तो जब वो ChatGPT से आंसर सर्च करके लाएंगे, या फिर कई सारे डाउट नोट्स वगैरह पे मतलब डाउट सॉल्विंग जो फैकल्टी बताती है आपको, आप जाके देखिएगा 90% लोग तो कचरा बताते हैं, आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा ही वहाँ पे। इसका सॉल्यूशन जानते हो क्या देंगे सब, 4 ओम कहेंगे सब, कि एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो ये रेजिस्टेंस सेम रहेगा 4 ओम। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 4 ओम कभी होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि डायमीटर के अराउंड पूछा है और इसका अप्रोच ही बिल्कुल अलग होता है। आप इसको होमवर्क में रखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 4 ओम अगर कोई बता दिया तो बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे, खाऊंगा नहीं, बहुत मार खाओगे। ठीक है, 4 ओम कोई बताना मत, क्योंकि ChatGPT खोलोगे तो 4 ओम बताएगा। किसी के जो वीडियो सॉल्यूशन आते हैं उसको खोलोगे 4 ओम बताएंगे सब, लेकिन 4 ओम कभी होगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो छोटे मोटे जो डाउट सॉल्विंग तुमको दिखेंगे ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो डाउट सॉल्व करवाते हैं, मतलब उसमें 9-10th वाले बच्चे भी कई सारे ऐसे रहते हैं ना, 10th 11th 12th वाले, वो सब भी डाउट सॉल्व करते हैं उसमें। तुम पढ़ रहे हो IIT लेवल का, तुम्हारा डाउट 12 क्लास 12th का बच्चा सॉल्व कर रहा है AI से देख के, जो AI दिखाएगा वो वही सॉल्व करेगा। गलत बताते हैं सब, कई सारे क्वेश्चन में देखा हूँ गलत है। इसका सोल्यूशन मैं देख रहा था 4 ओम दे रखा था, तो इसका 4 ओम नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर बताता हूँ मैं, 1.56 होगा इसका आंसर, 1.56 इसका आंसर ए होगा। ठीक है, सॉल्व करके तुम बताना। ठीक है, 1.566 किस किस बच्चे का आंसर आया है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। लेंथ इक्वल टू क्या होता है, सेमी सर्कल है, इसका लेंथ बराबर होगा, इसका लेंथ कितना होगा, πr होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा डायमीटर के राउंड, तो 2πr कर देंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 4 ओम है, मतलब पर मीटर या पर सेंटीमीटर 4 ओम, तो 4/L कर देंगे, और बाकी आ गया यहाँ पे आर का वैल्यू लगा के यहाँ पुट कर दो, आंसर तुम्हारा कितना है 1.56 ओम आएगा। इसको सब लोग सॉल्व करेंगे, और जिसका आंसर 1.56 ओम आएगा वो अपने कमेंट वाले सेक्शन में जरूर लिखिएगा भैया मेरा आंसर आया था। बाकी ये जो 4 ओम वाले भैया समझ लेना, अगले में फिर तुमको समझा दूंगा इसको कि 4 ओम क्यों नहीं आएगा। ठीक है, चलो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, इसकी अननोन रेजिस्टेंस एक्स क्या होगी
कि बी एंड डी में पोटेंशियल जीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे जो है पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो भाई ये पोटेंशियल जीरो तभी होगा जब ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अगर ये 12 ओम है, ये इतना है, मतलब क्या होता है R1:R2, R1 R2 R3 R4 यही होता है ना। R1:R2 = R3/R4। अगर ये बराबर हो जाए तो हमारा क्या है, व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज है। R1 क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। R2 क्या होगा, 1 और 1 का कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, पैरेलल में ना दोनों। R3 क्या दे रखा है, x+6। देखो R3 क्या है, x है और 6 है, तो x+6 हो गया। R4 क्या है, फिर से 0.5 0.5 0.5 काट दो, 12 = x+6। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 6। अगर मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 6 ओम रखेंगे तो ये व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर 6 रखूँगा तो देखो ये 12:1 हो गया इधर, और इस पर 6 रखूँगा तो 6 और 6 12, तो 12:1 ये भी हो गया। 0.5 0.5 तो क्या हो जाएगा, 6 ओम इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, क्लियर है, 6 ओम, 6 ओम सही है। कह रहा है मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, उसको बना दिया गया स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो कोई मेटेलिक वायर था 12 ओम का, उसको बना दिया गया स्क्वायर। स्क्वायर बना भैया, स्क्वायर बना दिया गया, ठीक है। तो अगर देखो 12 ओम है, उससे 4 भुजा बना दी गई, तो इसमें भी 3 ओम होगा, इसमें भी 3 ओम होगा, इसमें भी 3 ओम होगा, इसमें भी 3 ओम होगा। कह रहा है बिटवीन द 2 डायगोनल, अगर मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, तो कह रहा है कि ए और डी और बी के बीच में बताओ, 2 डायगोनल के बीच में बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देखो 3 और 3 क्या होंगे, 6 ओम होंगे। 3 और 3 क्या होंगे, 6 ओम होंगे। और 6 दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक, अरे भैया ये 3 और 3 6, देखो ये 3 और 3 6, ये 3 और 3 6, 6 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 ओम इज द आंसर, 3 ओम इज द आंसर। क्लियर, 3 ओम। इसमें देखिए भैया कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए पॉइंट ए और बी के बीच में। तो भैया ए और बी के बीच में कितना पॉइंट होगा, ये देखिए 4 और 4 पैरेलल में, 4 और 4 पैरेलल में कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 और 2 2 कितने होंगे, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। ठीक है, और कुछ है क्या, ये देखो 5 10 10 20 15 30, 5 10 1:2 का रेशियो, 10 20 1:2 का रेशियो, 15 30 1:2 का रेशियो, मतलब इन दोनों में कुछ जाएगा ही नहीं। तो ए और बी में अगर पूछा है तो ऊपर वाले तीनों किस में होंगे, सीरीज में, तो 5 10 15 15 15 30 30 यहाँ पे आ गया। नीचे वाले 10 20 30 30 60 हो गए। 30 और 60 पैरेलल में कितने होंगे, 30 × 60 और 30 + 60 90, 30 × 90 3 × 20 20 ओम हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। 15 30 10 20 5 10, तुम देखो सब दोगुना दोगुना दोगुना, मतलब एक तरीके से बैलेंस हो गए, मतलब इन दोनों में कुछ जाएगा ही नहीं। तो ये तीनों किस में, सीरीज में हो गए, ये तीनों किस में, सीरीज में हो गए। 30 ये हो गया, 60 ये हो गया, दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, कह रहा 2 रजिस्टर R1 एंड R2 है, हैविंग R1 इज ग्रेटर देन R2 और कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो R1 और R2 को जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो तुम हमेशा ध्यान रखना कि जो R नेट आता है वो हमेशा लेस आएगा R1 से, और R नेट जो हमेशा लेस आएगा R2 से। ठीक है, मतलब जो R नेट आता है वो R इंडिविजुअल से कम आता है, समझे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो क्या लिखा है, R1 इज लेस देन R। R1 चूंकि दे रखा R ज़्यादा है R2 से, तो पहला तो गलत हो गया। R इज ग्रेटर देन R1 + R2, ये तो कभी नहीं सही होगा। और R इज ग्रेटर देन R2, ये भी नहीं सही होगा। डी सही होगा। देखो R इज लेस देन R1, R इज लेस देन R2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा। ठीक है मतलब जब हम लोग R नेट निकालते हैं पैरेलल में तो R1 R2 से छोटा होता है। चूंकि यहाँ पे R1 दे रखा है, खुद ही R2 से बड़ा है, तो यहाँ पे पहले ये तो ऑप्शन खत्म। R कभी ज़्यादा होगा नहीं R2, R कभी ज़्यादा होगा नहीं R2 से, तो एक ही ऑप्शन बचता ही है। ठीक, ये कंडक्टिविटी दे रखा है और आपसे सीरीज में पूछा है, तो मैंने क्या लिखवा रखा था, कंडक्टिविटी जो सीरीज में होती है, सॉरी कंडक्टिविटी
ये देखना अभी कंडक्टिविटी जो सीरीज में होती है क्या होती है 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। जो पैरेलल में होती है वो क्या होती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपन 2। ये कंडक्टिविटी होती है। जब रेजिस्टिविटी पूछती है तो उल्टा हो जाता है। रेजिस्टिविटी अगर सीरीज में होगा तो क्या हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 अपन 2। और रेजिस्टिविटी इन पैरेलल जब पूछता है तो क्या होता है 2 रो 1 रो 2 अपन रो 1 प्लस रो 2। सॉल्व कर लो, ये डी हो जाएगा। अगर मान लो पैरेलल में पूछा होता तो ये हो जाता। ठीक है, सही है। अगर पैरेलल में पूछता तो ये हो जाता। अगर उसने रेजिस्टिविटी दे रखी होती और पूछता सीरीज में बताओ तो क्या हो जाता आंसर रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। और पैरेलल में ये पूछता, मतलब दोनों का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे 4 डीपीपी हो गए खत्म। अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। ठीक है, तो 5वां जो डीपीपी है रेजिस्टेंस का वो और 3 डीपीपी और 4 डीपीपी कल करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि यार आवाज़ देख लो बैठ रही है अब। ठीक है, ये चारों डीपीपी करो आराम से मज़े में और क्वेश्चन देखो सारे अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर कहीं कुछ तुम्हें लग रहा हो कि नहीं समझ में आया हो तो मैसेज कर देना कमेंट में, बता दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।